हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे वायोलेंटली नॉन फिट इंजुरिया इज़ अ गुड डिफेंस इज़ एन एक्शन इन टॉट एक्सप्लेन विद इलस्ट्रेशंस। ठीक है। कुछ हम केस लॉज देखेंगे इसमें और कुछ इलस्ट्रेशंस देखेंगे इसको समझने के लिए। बिल्कुल सिंपल है। इसमें क्या है, बेसिकली अगर कोई भी कंसेंट दी है किसी पर्सन ने तो वो एक्शनेबल नहीं होएगी इन द लॉ ऑफ टॉट। बेसिकली मीनिंग इसका इतना ही है, लेकिन इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, कहाँ कहाँ ये एप्लीकेबल होता है, कहाँ कहाँ ये डिफेंस नहीं लिया जा सकता, ये डिस्कस करेंगे। और इसमें जो एक्सेप्शंस हैं वो डिस्कस करेंगे। चलो लेट अस स्टार्ट। It is well established rule of common law that if person himself invites a danger and injury is caused to him, nobody shall be responsible for such injury. Such principle is commonly known as the doctrine of violenti non fit injuria. In other words, such injury shall not constitute a legal injury, and as such it is not actionable. The doctrine implies further that a person who consents to an act being done or takes upon himself the risk of suffering damage cannot bring an action in respect of that damage. जैसे किसी ने कंसेंट दी है, किसी ने इनवाइट की है कोई भी किसी भी एक्ट को जिससे उसको इंजरी हुई है, तो वो एक्शनेबल नहीं होएगी इन द आइज ऑफ लॉ। ठीक है। तो इसमें 3 वर्ड है। वायोलेंटी, वायलेंट मीन्स ब्लंटली, नॉन फिट मीन्स नॉट एबल, इंजुरिया मीन्स लीगल डैमेज और इंजरी। क्योंकि लॉ ऑफ टॉट क्या है, ये लॉ ऑफ टॉट में वही होता है ना कि लीगल इंजरी जिसको होती है उसको कंपनसेट मिलता है, बट ये कब नहीं मिलता, ये वायलेंट नॉन फिट इंजरी है, इसका डिफेंस है। आगे बढ़ते हैं। The combined meaning of these 3 words is that the damage caused by violently action is not actionable. ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट हम केस देखते हैं। इन स्मिथ वर्सेस बेकर एंड सन, लॉर्ड हर्शल एक्सप्लेन the principle this rule is based on justice. The person who himself invite act or consent any act for himself, then he कैन नॉट फाइल सूट अगेंस्ट दिस एक्ट। ठीक है, जिसने कंसेंट दिया उसके अगेंस्ट वो केस फाइल नहीं कर सकता अगर उसको कोई भी इंजरी हुई है। कंसेंट कैन बी एक्सप्रेशन इम्प्लाइड और बाय कंडक्ट। जो कंसेंट है वो किसी की भी तरह हो सकती है, जैसे एक्सप्रेशन के थ्रू, इम्प्लाइड के थ्रू और बाय कंडक्ट के थ्रू। ठीक है, इन तीनों वर्ड का हम मीनिंग सारे समझते हैं, मैं उम्मीद करती हूँ। तो जनरली इन ऑल द गेम्स लाइक क्रिकेट, हॉर्स रेसिंग, इम्प्लाइड कंसेंट इज इन्वॉल्व्ड। ठीक है, जैसे इन गेम्स में जैसे क्रिकेट होगी, हॉर्स रेसिंग होगी, इनमें ये माना जाता है कि इनमें पर्सन ने कंसेंट दी है। ठीक है। इन हॉल वर्सेस बुकलैंड ऑटो रेसिंग क्लब, ऑल द प्लेंटिव वाज वाचिंग वीकर रेसिंग इंडिपेंडेंस क्लब। ठीक है, प्लेंटिव क्या कर रहा था, वीकर रेस को देख रहा था। सडनली 2 व्हीकल नॉक्ड ईच अदर, एक दूसरे से नॉक्ड हुए। कॉज्ड हिम द प्लेंटिव, मतलब हार्म हुआ किसको, प्लेंटिव। तो प्लेंटिव फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट द डिफेंडेंट अगेंस्ट डैमेज द कोर्ट डिसमिस द कोर्ट सूट बाय द डिसाइडिंग दैट फॉर द रिस्क देयर वाज इम्प्लाइड कंसेंट ऑफ द प्लेंटिव। मीन्स वो कंसेंट थी, वो इम्प्लाइड थी। अगर वो देख रहा है तो वहाँ कुछ भी देखो इंसिडेंट तो हो ही सकता है ना। माना जाता है जैसे एक दूसरे में वो नॉक हुए तो उससे उसको डैमेज हो गया, तो क्या कोर्ट ने कहा कि ये लायबल नहीं है लीगल डैमेज के लिए, उसको कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। दिस इज़ वन मोर सिमिलर केस, हाइनीस वर्सेस हॉरवुड। Herein the servant of defendant negligently left the horse cart having 2 horses unattended in the parallel street. ठीक है, उस स्ट्रीट में अनअटेंडेड हॉर्स होते हैं। द a boy threw a stone at them and they ran helter-skelter. There was a heavy crowd on the road, so it became danger to the
lives of many people. A policeman perceived the danger for a lady and some children from the house guard. He by undertaking the risk of his life, ran out to stop the horse and seriously injured. He filed a suit against the defendant for damage. The argument was presented by the defendant that there was no negligence of him in this incident and plaintiff did not voluntarily, hence he is not entitled for the damage, but the court did not agree with the with this argument and said that in such case the rule of violent non-fit injuria does not apply. Lord Greer said that when the plaintiff bluntly undertakes the risk to rescue a person from the danger caused by the defendant and by which injured them, the above rule is not open for the defendant. इस केस में क्या था, जो अनअटेंडेंट कार्ड था जिसके साथ दो हॉर्स थे, वो मार्केट में किसी स्ट्रीट में अनअटेंडेड थे, मीन्स उनको कोई अटेंड नहीं कर रहा था, वो वैसे ही खड़े हुए थे. तो क्या हुआ, एक सडनली एक बच्चे ने कुछ पत्थर वगैरह कुछ उठाया और उसको मारा, जिससे वो मतलब एग्रेशन में आ गए हॉर्सेस, जिससे वहाँ महिलाएं भी थी, बच्चे भी थी, उनको उससे खतरा था, उस हॉर्सेस से उन्हें जो भी क्राउड था. तो एक पुलिसमैन ने जब ये देखा तो वो सबको बचाने के लिए उसको मतलब उसकी तरफ हॉर्स की तरफ गया और उनको बचाने लगा, बच्चों को और लेडीज़ को, जो भी वुमेन थे या जो भी क्राउड था. इसमें क्या हुआ, वो इंजर हो गया पुलिसमैन. तो उसने सूट फाइल किया. तो डिफेंडेंट ने ये किया, ये तो कि अपनी मर्जी से गया था, इसको बोला नहीं था, इसलिए इसके ऊपर ये रूल वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरिया अप्लाई होना चाहिए. बट कोर्ट ने ये बोला कि नहीं, किसी की रेस्क्यू करने के लिए अगर कोई भी एक्शन किया जाता है तो ये रूल अप्लाई नहीं होगा. तो इसीलिए वो जो है डिफेंडेंट वो लायबल होगा कंपनसेट करने के लिए. ठीक है, ये है सारा केस. इन द केस ऑफ थॉमस Quatman, the plaintiff was worker in the distillery of the defendant. In the working time, he was fell down in the furnace and injured. The court decided that the defendant was not responsible for the injury and said that there was a clear danger and the plaintiff accepted the employment voluntarily. इस केस में क्या था, जैसे वर्कर एक वर्कर काम करता था डिफेंडेंट के यहाँ पे, तो ड्यूरिंग वर्किंग वो एक जो पट्टी होती है उसमें गिर गया और इंजर्ड हो गया. द कोर्ट डिसाइडेड दैट द डिफेंडेंट वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंजरी, क्योंकि वो अपनी मर्जी से गया, क्योंकि उसको पता था, उसको प्रिकॉशन लेनी चाहिए, क्योंकि वहाँ डेंजर था. तो इसलिए यहाँ पे रूल अप्लाई होगा वायलेंटली नॉन फिट इंजरी वाला. अब आगे केस है द इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस शॉर्टवेल. It was said that if a workman ignores statutory warning or instructions given by the employer in the performance of his duty, by this he injured, then it will be treated a damage with the consent of a workman. Same case है ये. The subject next पढ़ते हैं. The subject matter has been highlighted in the case of Elliott versus Wicks. Here in the machine gun were installed in the land of defendant, which was connected with the electric wire. The plaintiff knew about the machine guns, but where the machine guns are was not known to him. The plaintiff entered into the land and injured. The court held not liable the defendant for the same, said it clear the intention of plaintiff. वही उनको पता था कि वहाँ पे मशीन गन है, उनको प्रिकॉशन लेनी चाहिए थी, तो वो इसमें भी नई डिफेंडेंट है जो वो लाइबल नहीं होगा. अब केस है इन पद्मावती वर्सेस दुग्गल नायका. व्हेन अ ड्राइवर वाज गोइंग टू ब्रिंग पेट्रोल, देन टू स्ट्रेंजर्स सेट इनटू हिज जीप. कोई ड्राइवर था, पेट्रोल लेने जा रहा था, दो स्ट्रेंजर थे, उसकी उन्होंने लिफ्ट वगैरह ली होगी. ऑन द वे जीप रिप्लेस्ड एंड 2 पर्सन केम आउट द जीप
एंड वन डाइड एंड अदर गॉट इंजर, एक मर गया उनमें से और एक इंजर हो गया। द हाई कोर्ट डिड नॉट हेल्ड द ड्राइवर ऑफ द जीप गिल्टी बिकॉज फर्स्टली इट वाज एन एक्सीडेंट, फर्स्टली ये एक्सीडेंट था, दूसरा है सेकेंडली दे सेट इन जीप विलिंगफुली वो जीप में बैठे थे। इसमें नेसेसरी कंडीशन क्या है, इस मैगजीन में इस डॉक्ट्रिन में जो नेसेसरी कंडीशंस हैं वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है कंसेंट, और सेकंड कंसेंट मस्ट बी ब्लंटली, कंसेंट मस्ट बी फॉर लीगल एक्ट, द नॉलेज ऑफ रिस्क इज नॉट द सेम थिंग एज द कंसेंट ऑफ रन द रिस्क, द एक्ट डन बाय द डिफेंडेंट must be same which we connected by plaintiff, and the act must be done with the limit for which consent was given। देखो हम इनको डिस्कस कर लें। कंसेंट, सबसे पहले तो कंसेंट होनी चाहिए तभी ये रूल अप्लाई होगा। हमने इतने केस देखे, और जो कंसेंट है वो कंसेंट किसी को डरा के धमका के ना ली हो, उसने जो कंसेंट है प्लेंटिफ जो भी है उसने खुद दी होनी चाहिए। कंसेंट मस्ट बी लीगल एक्ट, जो कंसेंट दी हुई है वो लीगल एक्ट के लिए होनी चाहिए, इलीगल के लिए नहीं होनी चाहिए, तब ये मैक्सिमम अप्लाई नहीं होगा अगर इलीगल है। द नॉलेज ऑफ रिस्क, अगर किसी को रिस्क की नॉलेज है हम ये नहीं मानेंगे कि उसने कंसेंट दे दी है, ठीक है। द एक्ट डन बाय द डिफेंडेंट मस्ट बी सेम विच वाज कंसेंटेड बाय प्लेंटिफ, जो उसने कंसेंट दी है काम भी उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसने कंसेंट कुछ और दी है काम कुछ और करके तो हम इससे इसका डिफेंस ले रहे हैं, ठीक है। ये हो सकता है। और उसके बाद द एक्ट मस्ट बी डन विद इन द लिमिट, जो एक्ट है वो लिमिट के बीच में ही होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है आउट ऑफ द लिमिट नहीं होना चाहिए। ये हो गए। उसके बाद हम ये सारा इनको एक्सप्लेन किया हुआ है, ये इन्हीं को एक्सप्लेन किया है मैंने, आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया है। तो आपने अगर देखना है तो स्क्रीनशॉट लेके यहाँ से पढ़ लेना। लेकिन मैं आगे इसकी ना लिमिटेशंस करती हूँ आपसे डिस्कस। सबसे पहले लिमिटेशन है, देर आर मैनी लिमिटेशन ऑफ द मैक्सिमम ब्लंटली नॉन-फिट इंजरिया, दिस रूल द रूल मैक्सिमम कैन नॉट बी अप्लाइड इन द ब्रीच ऑफ लीगल एक्ट, अगर लीगल एक्ट ब्रीच होगा तब ये रूल अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अब द पर्सन इंस्ट्रक्शन वायलेट ऑफ सच एन एक्ट हैज इम्पोज्ड अपॉन हिम एनी इन केस ऑफ एनी डैमेज ड्यू टू इट द मैक्सिमम कंसेंट विल नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। द सेकंड है इन द मैटर ऑफ डिफेंस दिस प्रिंसिपल इज नॉट अप्लाइड अकॉर्डिंग टू इट if the principal bluntly undertakes the risk and rescue a person, मतलब अगर वॉलंटरी कोई लेता भी है रिस्क किसी को रेस्क्यू करने के लिए तब भी ये रूल अप्लाई नहीं होगा। वो कंपनसेशन के लिए है कि अगर किसी कोई रेस्क्यू कर रहा है उसको इंजरी हुई है तो उसको कंपनसेशन मिलेगा, ठीक है। ये हमने लास्ट में का केस पढ़ा था ना, वही कुछ है ये। द मैक्सिमम आल्सो डज नॉट अप्लाई इन द मैटर ऑफ नेग्लिजेंस और केयरलेस, जैसे किसी ने कुछ भी ऑपरेशन कराने के लिए डॉक्टर को बोला कि क्योंकि वो होता है ना एक कंसेंट लेटर साइन करते हैं, बट ये कंसेंट लेटर ये नहीं बोलता कि डॉक्टर है जो नेग्लिजेंसी या केयरलेसनेस अप्लाई करे, वो किसी भी केस में हो सकती है, मैंने डॉक्टर की एग्जांपल ली है, तो तब भी है ये रूल अप्लाई नहीं होता जब जो है डिफेंडेंट नेग्लिजेंस या केयरलेस से कोई भी एक्शन करता है। यही है, इसको पढ़ लेना। तो से मेन वही है, ये इसकी लिमिटेशन क्या है, इन द मैटर ऑफ ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी, इन द मैटर ऑफ डिफेंस, इन द मैटर ऑफ नेग्लिजेंस। थैंक यू।